दूसरा विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ। ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, ये एलाइड पावर्स ने नाजी जर्मनी को हराया था। लेकिन जीत के बाद शांति नहीं आई, बल्कि एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा था, द कोल्ड वॉर। इस अनिश्चितता के बीच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल सोवियत यूनियन को लेकर चिंतित थे। सोवियत आर्मी बहुत मजबूत थी, उसने ईस्टर्न यूरोप के बहुत से हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। चर्चिल को डर था कि सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। इसी डर की वजह से एक अजीब प्लान बनाया गया, ऑपरेशन अनथिंकेबल। ब्रिटिश मिलिट्री प्लानर्स को सोवियत यूनियन पर अटैक करने की स्ट्रेटजी बनाने का काम सौंपा गया। यह प्लान गुप्त रूप से बनाया गया था। यह इस बात का संकेत था कि युद्ध के बाद कितनी जल्दी अलायंसेस बदल सकते हैं। ऑपरेशन अनथिंकेबल एक कंटिंजेंसी प्लान था। यह युद्ध की घोषणा नहीं थी, लेकिन इसका होना ही दिखाता था कि पश्चिमी देश सोवियत यूनियन पर कितना ज्यादा अविश्वास करते थे। यह प्लान कभी लागू नहीं किया गया, लेकिन इसने कोल्ड वॉर के शुरुआती वर्षों पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। ऑपरेशन अनथिंकेबल का मुख्य उद्देश्य सोवियत यूनियन को जर्मनी और ईस्टर्न यूरोप से अपनी सेनाएं वापस बुलाने के लिए मजबूर करना था। चर्चिल का मानना था कि सोवियट्स वेस्टर्न यूरोप के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्हें उम्मीद थी कि फोर्स दिखाने से सोवियत का एक्सपेंशन रुक जाएगा। इस प्लान का उद्देश्य वेस्टर्न एलाइज की इच्छा सोवियत यूनियन पर थोपना भी था। इसमें पोलैंड में स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करना भी शामिल था, जो पश्चिम और सोवियत यूनियन के बीच विवाद का एक मुख्य कारण था। चर्चिल एक डेमोक्रेटिक और इंडिपेंडेंट ईस्टर्न यूरोप स्थापित करना चाहते थे। वे इसे ब्रिटिश सिक्योरिटी के लिए जरूरी मानते थे। हालांकि ऑपरेशन अनथिंकेबल केवल सोवियत के इन्फ्लुएंस को पीछे धकेलने के बारे में नहीं था। यह वर्ल्ड स्टेज पर ब्रिटिश प्रेस्टीज और पावर को बनाए रखने की इच्छा को भी दर्शाता है। ब्रिटिश एम्पायर का पतन हो रहा था, लेकिन ब्रिटेन अब भी खुद को ग्लोबल अफेयर्स में एक मेजर प्लेयर के रूप में देखता था। ऑपरेशन अनथिंकेबल यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बढ़ते दबदबे वाले वर्ल्ड में ब्रिटिश इन्फ्लुएंस जताने का एक प्रयास था। यह एक रिस्की गैम्बल था, जो चर्चिल की स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स और वर्ल्ड में ब्रिटेन की जगह बरकरार रखने के उनके डिटर्मिनेशन दोनों को दर्शाता था। इस प्लान में जर्मनी में सोवियत पोजीशंस पर अचानक अटैक करने का जिक्र था। इसके बाद बड़े पैमाने पर ऑफेंसिव होता, जो पूर्व की ओर सोवियत कंट्रोल्ड टेरिटरी के बीचों बीच तक जाता। ब्रिटिश मिलिट्री का मानना था कि सफलता के किसी भी मौके के लिए स्पीड और सरप्राइज बहुत जरूरी है। हालांकि प्लानर्स को एक बहुत ही मुश्किल काम का सामना करना पड़ा। नाजी जर्मनी के खिलाफ वर्षों तक लड़ने के बाद सोवियत रेड आर्मी बहुत बड़ी और अनुभवी हो चुकी थी। ब्रिटिश फोर्सेस हालांकि अनुभवी थीं, लेकिन संख्या में बहुत कम थी। लॉजिस्टिकल चुनौतियां भी बहुत ज्यादा थीं। सोवियत टेरिटरी के भीतर इतनी बड़ी इन्वेजन फोर्स को सप्लाईज पहुंचाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता। इन कमियों की भरपाई करने के लिए यह प्लान बहुत हद तक अमेरिकन सपोर्ट पर निर्भर था। यूनाइटेड स्टेट्स के पास एक पावरफुल मिलिट्री थी, जिसमें एक लार्ज और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एयरफोर्स भी शामिल थी। ब्रिटिश प्लानर्स को उम्मीद थी कि इस अमेरिकन ताकत का इस्तेमाल करके वे अपने पक्ष में बैलेंस बना लेंगे। इन प्रयासों के बावजूद यह प्लान काफी हद तक फ्लॉड था। ब्रिटिश मिलिट्री ने माना कि सफलता की संभावना बहुत कम थी, रिस्क्स बहुत ज्यादा थे और जान और संसाधनों के मामले में संभावित नुकसान बहुत ज्यादा था। सेक्शन 4, द प्लान दैट नेवर वाज, व्हाई ऑपरेशन अनथिंकेबल फेल्ड। कई कारणों से ऑपरेशन अनथिंकेबल को छोड़ दिया गया। सबसे पहले मिलिट्री रियलिटीज बहुत कठोर थीं। ब्रिटिश प्लानर्स ने माना कि सोवियत यूनियन के खिलाफ युद्ध लंबा, महंगा और शायद
जीता भी न सके। रेड आर्मी का साइज और रशिया पर लैंड इन्वेजन से होने वाली लॉजिस्टिकल चुनौतियां बहुत बड़ी बाधाएं थीं। दूसरे, इस प्लान के लिए अमेरिकन सपोर्ट की गारंटी नहीं थी। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स भी सोवियत यूनियन को लेकर ब्रिटेन की कुछ चिंताओं से सहमत था, लेकिन वे दूसरे विश्व युद्ध के इतनी जल्दी बाद दूसरा युद्ध शुरू करने को लेकर सावधान थे। यूनाइटेड स्टेट्स में जनता की राय भी एक और कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ थी। अंत में पॉलिटिकल क्लाइमेट बदल रहा था। इस प्लान के सबसे बड़े समर्थक विंस्टन चर्चिल 1945 का जनरल इलेक्शन हार गए। क्लेमेंट एटली के नेतृत्व वाली नई लेबर गवर्नमेंट सोवियत यूनियन के साथ बरहते तनाव का डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन निकालने में ज्यादा दिलचस्पी रखती थी। ऑपरेशन अनथिंकेबल को चुपचाप समाप्त कर दिया गया। यह दशकों तक एक गुप्त रहस्य बना रहा, जो शुरुआती कोल्ड वॉर की एंग्जाइटीज और अनसर्टेनिटीज का प्रमाण था। सेक्शन 5 Echoes of Unthinkable, The Plan's Impact on the Cold War। हालांकि ऑपरेशन अनथिंकेबल को कभी लागू नहीं किया गया, लेकिन कोल्ड वॉर पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ा। इस प्लान के होने से पश्चिम और सोवियत यूनियन के बीच मौजूद गहरा अविश्वास सामने आया। इसने वॉर टाइम अलायंस की कमजोरी को उजागर किया और आने वाले दशकों तक चलने वाले संदेह और प्रतिद्वंद्विता को दर्शाया। इस प्लान ने कोल्ड वॉर के दौरान वेस्टर्न मिलिट्री स्ट्रेटजी को भी प्रभावित किया। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नेटो का गठन 1949 में आंशिक रूप से सोवियत खतरे की आशंका के कारण हुआ था। नेटो की शुरुआती मिलिट्री प्लानिंग ने ऑपरेशन अनथिंकेबल से मिले सबक, खास तौर पर सोवियत अग्रेशन को रोकने के लिए एक मजबूत डिटरेंट फोर्स की जरूरत से काफी कुछ सीखा। इसके अलावा इस प्लान की विरासत मिलिट्री क्षेत्र से कहीं आगे तक फैली हुई थी। इसने डर और संदेह के माहौल को बढ़ावा दिया, जिसने पीढ़ियों तक सोवियत यूनियन के बारे में पश्चिम के विचारों को प्रभावित किया। ऑपरेशन अनथिंकेबल हालांकि एक गुप्त प्लान था, लेकिन इसने कोल्ड वॉर पर एक लंबी छाया डाली। यह इस बात का रिमाइंडर था कि जीत के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट का खतरा बना रहता है। का बेकता। सेक्शन 6 Conclusion, Lessons from a Secret Plan, ऑपरेशन अनथिंकेबल इस बात का एक बड़ा रिमाइंडर है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया को कॉम्प्लेक्स और अक्सर विरोधाभासी ताकतों ने आकार दिया था। यह प्लान डर, अविश्वास और तेजी से बदलती दुनिया में पावर को बनाए रखने की इच्छा से पैदा हुआ था। हालांकि इसे कभी लागू नहीं किया गया, लेकिन शुरुआती कोल्ड वॉर पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने सोवियत यूनियन के बारे में पश्चिम के विचारों को आकार दिया और आने वाले दशकों तक मिलिट्री प्लानिंग को प्रभावित किया। ऑपरेशन अनथिंकेबल अनियंत्रित संदेह के खतरों और इंटरनेशनल रिलेशंस को नेविगेट करने में कूटनीति के महत्व के बारे में एक कॉशनरी टेल के रूप में भी काम करता है। इस प्लान की विरासत हमें याद दिलाती है कि सबसे मुश्किल समय में भी शांति की तलाश सबसे जरूरी होनी चाहिए। यह इस बात का रिमाइंडर है कि एक ज्यादा शांतिपूर्ण और स्थिर दुनिया के निर्माण के लिए बातचीत, समझ और एक कॉमन ग्राउंड खोजने की इच्छा बहुत जरूरी